कब से फोन पे लगे हुए हो? प्रॉफिट तो आज बड़े ही चल रहे होंगे। प्रॉफिट्स भाई, प्रॉफिट्स तो इतने हो रहे हैं ना कि एक स्पोर्ट्स कार तो आ ही जाएगी भाई। स्पोर्ट्स कार तो छोड़ो, विला ही आ जाएगा। देखना चाहते हो कितने प्रॉफिट हो रहे हैं? ये देखो भाई, हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह पे क्योंकि ओकेजन ही स्पेशल है। आज ट्रेडिंग कैफे इंडिया के यूट्यूब को हो गए 1 मिलियन फॉलोअर पूरे, थैंक्स टू एवरीवन। बट ये ओकेजन जो है ना, ये और स्पेशल है क्योंकि आज हम मनाने जा रहे हैं राखी का त्योहार। अब राखी का त्योहार किसके साथ मनाएंगे, किस तरीके से मनाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। बट जहाँ बात रही प्रॉफिट्स की, तो दोस्तों मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता हूँ, बहुत सारे रील्स देखता हूँ जहाँ पे ना लोग ऐसे ही हंसी खेलने बता देते हैं, देखो इतने लाख का प्रॉफिट चल रहा है, इतना कमा रहा हूँ, ट्रिप वसूल हो गई, एक स्पोर्ट्स कार आ गई। अब ये सारी चीजें जो रहती है ना दोस्तों, ये सबकॉन्शियसली उन 16-18 साल के बच्चों के माइंड में क्या इमेज क्रिएट करती है पता है आपको? उनको लगता है ट्रेडिंग तो ऐसे हो जाती है भाई, ऐसे तो ट्रेडिंग करनी होती है। फोन पे लग गए, रपा रप मार दिया, बाय सेल कर दिया, आ गया विला, आ गई स्पोर्ट्स कार, ट्रिप वसूल हो गई। देखो दोस्तों, मोबाइल पे ट्रेडिंग करना एक बात होती है, लेकिन पर्सनली अगर आप मुझको पूछोगे ना, तो वो सेटअप फॉर्म होना, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो वहाँ पे सेट होना, उसके लिए पेशेंस के साथ बैठना, एक स्टेबल नेट कनेक्शन होना, ये सारी चीजें ना मेरे ट्रेडिंग के लिए बहुत जरूरी होती है। खैर, ट्रेडिंग की बातें तो होती रहेगी, जैसे मैंने आपको कहा स्पेशल ओकेजन है, तो इसके बारे में मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, मेरी ना एक आदत है, मैं जिस किसी रास्ते से गुजरता हूँ ना, थोड़े ऑब्जर्वेशंस करता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ। अगर 1-2 साल के बाद अगर मैं फिर से उसी रास्ते पे आ रहा हूँ तो अब क्या चेंजेस आए हुए एज़ कम्पेयर टू द लास्ट टाइम। अब अगर आप देखोगे ना, ये जो हाईवे है ये मुंबई अहमदाबाद हाईवे है और इस पे ना 80% से ज़्यादा काम जो है ना ये कंक्रीट का हो चुका है। रास्ता आप अच्छा देख रहे हो ना, राइट? अब रास्ते की क्वालिटी के बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि यहाँ पे रॉ मटेरियल सीमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो पिछले 5 साल में कोविड के बाद में आप अगर सीमेंट के स्टॉक देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसका एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पे कहाँ पे यूज़ ज़्यादा होता है, उसके बाद उसके स्टॉक प्राइजेस में क्या चेंजेस दिखते हैं। दोस्तों, मेरे दादाजी ना हेड प्रिंसिपल थे, महाबलेश्वर तालुका में थे। तो उनका ना हर 8-10 साल में ना एक गांव से दूसरे गांव में ट्रांसफ़र होते रहता था। अब उनकी स्पेशलिटी ये थी कि उनका रिजल्ट जो आता था ना, वो 100% आता था। अब 100% रिजल्ट का मतलब ये था कि उस साल जो भी मैट्रिक के बच्चे हैं, मैट्रिक के बच्चे सारे के सारे पास हो जाते थे। और उस टाइम पे मैट्रिक जो था ना, वो 7th स्टैंडर्ड का था। अब मेरे दादाजी थोड़े गुस्सेल थे और उनका वैसा कामकाज भी था कि कोई बच्चा अगर अब्सेंट है ना, तो घर पे चले जाते थे, उसको डांटते थे, पेरेंट्स को भी बोल लगा देते थे और बच्चे को स्कूल में लेके आते थे। और ये जो पूरा सिलसिला था ना, काफ़ी टाइम तक चला। एक बात तब उन्होंने मुझे बताई थी, मैं हालांकि तभी बहुत यंग एज में ही था, लेकिन उन्होंने बताया था कि स्कूल से ना बच्चों का ड्रॉप आउट होने का जो परसेंटेज रहता है ना, जैसे जैसे वो मैट्रिक के पास है ना 7th स्टैंडर्ड आ जाते थे ना, वो उनका ड्रॉप आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते थे। अब ये होता था बिकॉज मेनली ऑफ फिनेंशियल कंडीशंस। बहुत सारे पेरेंट्स यही सोचते थे कि चलो ना ठीक है, मेरे बच्चा अभी बुक पढ़ पाता है, लिख पाता है, इससे ज़्यादा एजुकेशन क्या होता है। तभी ये कंसेप्ट नहीं थी कि एजुकेशन के बाद में करियर अपॉर्चुनिटी बनती है, एजुकेशन के बेस पे बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा। और आज का ज़माना काफ़ी अलग है। आज हम एजुकेशन लेते ही स्ट्रीम ही ऐसे चूज़ करते हैं कि इस स्ट्रीम के साथ हमको आगे बढ़ना है, मुझे फाइनेंस के साथ आगे जाना है, मुझे मेडिसिन में आगे जाना है, मुझे इंजीनियर बनना है, राइट? बट आज के भी दिन ऐसे बच्चे हैं और ऐसे पेरेंट्स हैं जो वही 80s 70s वाले माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। बिकॉज आज जहाँ पे हम जा रहे हैं ना, ये थोड़ा रिमोट एरिया है तो मुंबई के पास ही, देखा जाए तो 100 किलोमीटर के पास ही, लेकिन ठाणे स्पेशली पालघर के एरियाज़ जो ऐसे हैं जहाँ पे थोड़े रिमोट एरियाज़ है, जहाँ पे आज भी पेरेंट्स को बच्चों को स्कूल भेजना और उनको हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाना एट मोमेंट पॉसिबल नहीं हो रहा है। और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो यही रीजंस आज हम जानने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि थ्रू TCI ट्रेडिंग कैफे इंडिया हम एक छोटी सी हेल्प कैसे कर सकते हैं, जिससे उनकी आगे वाली पढ़ाई में थोड़ा आसानी हो जाए। सो चलते वहाँ पहुँचने के बाद हमको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जब मेरे माइंड में आ रही थी कि चलो 1 मिलियन फॉलोअर हो गए, 10 लाख सिमिलर माइंडसेट वाले ट्रेडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। तो इसको कैसे सेलिब्रेट किया जाए? तो
यही चीज़ मैं अपने फ्रेंड को बता रहा था कि ऐसे ऐसी चीज़ है, मुझे सेलिब्रेशन करना है, कैसे करें। तो तब उसने बताया कि चिन्मय एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे बच्चों को बेसिक नेसेसिटी जैसे किताबें अभी तक मिल नहीं रही है और उनका ऑलरेडी 10th का ईयर है, तो उनको आप सोचो कि पास आउट होने में कितनी दिक्कतें हो सकती है। तो मैंने सोचा हाँ यार ये तो बात है। तो ओकेजन तो एक साइड रह गया, लेकिन जितना हो सके तुरंत उनको मदद करनी ज़रूरी है। तो आज ऐसे ही स्कूल में जा रहे हैं और जो फ्रेंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, इसको मैं जानता हूँ करीबन पिछले 15-16 साल से। ये मेरा कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड है और ये अब सोशल सर्विसेज में बहुत आ गए। और मैं चाहता हूँ, इससे पहले मैं ना ट्रेडर्स को मिलना बहुत पसंद करता था कि चलो यार कुछ तो एक बढ़िया ट्रेडर मिल जाए, उसका माइंडसेट समझने मिले। और जब से मैं रेगुलर ट्रेडिंग करना स्टार्ट हो गया, मुझे कंसिस्टेंसी आ गई, तो ट्रेडर से मिलना जितना मुझे अभी भी पसंद है, उतना ही ऐसे लोगों से मिलना भी पसंद है जो सोशल सर्विसेज में थोड़े एक्टिव रहता है। उनसे जानने की, जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें चल रही है वो समझने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो उसको ही आज हम ग्रैब करने वाले हैं। दोस्तों ये पिक्चर जितनी पुरानी है ना, दोस्ती उतनी गहरी है। अब नैवेद्य को मैं 2007 से जानता हूँ। ये बंदा जो है ना, कुछ भी गलत हो जाता था ना, एकदम से गुस्सा हो जाता था, किसी से भी भिड़ जाता था। मुझे तो लगता था ये बड़ा होकर पक्का भाई बनेगा। इसके एग्रेशन को ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोशल सर्विस के साथ मिली और ये ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बन गया ना। आज जो ठाणे ग्रामीण एरिया है जिसको हम पालघर बुलाते हो, पालघर का भी जो रिमोट एरिया है, वहाँ ये मेक श्योर करता है कि वहाँ के स्कूल्स में जहाँ मोस्टली आदिवासी बच्चे आते हैं, उनको जैसे एजुकेशन ईयर स्टार्ट हो जाता है बरसात के दिनों में, ये मेक श्योर करता है कि उनको नेसेसरी चीज़ें जैसे किताबें हो गई, यूनिफॉर्म हो गया, शूज़ हो गए, रेनी शूज़ हो गए, ये सारी चीज़ें टाइमली मिले ताकि उनका एकेडमिक ईयर बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाए। सो दोस्तों, आज नैवेद्य हमको लेके आया हुआ है इनरविल शताब्दी महाविद्यालय उमरोली पालघर में। और यहाँ पे ये स्कूल बिल्डिंग जो आप अभी देख रहे हो ना, ये 2 साल पहले काफ़ी अलग दिखती थी। तो चलिए अंदर पता करते हैं संतोष घरत सर से, जानने की कोशिश करेंगे कि स्कूल में लास्ट 2 इयर्स में किस तरीके की डेवलपमेंट्स हमने देखी हुई है। बाय द वे, स्कूल में मोर देन 80% स्टूडेंट्स जो है ये आदिवासी विभाग से आते हैं। ऑलमोस्ट 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर से ये स्टूडेंट्स एवरी सिंगल डे ट्रैवल करके स्कूल पहुंचते हैं। तो चलिए थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। आज तुमचं काय ट्रेडिशनल असं काय आहे? काय यार? कैसे काम करते हैं माहिती है का? बैंक कैसे काम कोई मुझे बताएगा बैंक कैसे काम करती है? बैंक तो सबने सुना होगा ना कि कैसे काम करती है। अच्छा समझो, बैंक आपको साल का जो ब्याज है, जो आप बैंक में पैसे रखते हो ना, उसके ऊपर जो ब्याज है वो 6% देती है। ठीक है, तो अगर चिंटू ने समझो 100 रुपए बैंक में रखे, तो एक साल में उसको 6% का ब्याज मिलने वाला है। 100 रुपये बँकेत ठेवले आणि 6% त्याचा व्याज दर आहे। एक साल का ब्याज 6% है। चिंटू ने 100 रुपये रखे, 106 बराबर। मला किती मिळालं पाहिजे? 106 रुपये। पैसे क्यों रखते हो? तो आप बोलोगे घर में रखने से तो अच्छा है, बैंक में रख के सेफ रहते हैं। लेकिन जब ये बैंक आपको पैसे एक साल के बाद दे रही है तो पैसे ज्यादा दे रही है, 6% ज्यादा दे रही है, यानी 6 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं। बैंक ऐसा क्यों करती है? कोई बता पाएगा? ठीक है, मैं ही आंसर देता हूँ। बैंक है ना, दोन्ही बाजूने काम करत असते। एक जो लोगों से पैसे लेते हैं, आपसे मुझसे पैसे लेते हैं, साल 2 साल हम वहां पे पैसे रखते हैं, उस पर कुछ ब्याज मिलता है और हमको जब रिटर्न आता है तो उस ब्याज के साथ जो मूल राशि होती है उसके साथ ब्याज भी आता है और हमको कुछ पैसे मिलते हैं। अब यही जो बैंक होती है ना, जब ये साल 2 साल के लिए पैसे आप बैंक में रखते हो तो यही पैसे और लोगों में भी बांटती है। जैसे चिंटू के पापा को बिजनेस करना है या फिर उनको दुकान चलानी है, उनका घर नया फिर से बनाना है या फिर उनको खेती बाड़ी करनी है, ठीक है, तो उनको भी पैसे लगते हैं। अब ये पैसे जो है ना, ये चिंटू के पापा बैंक से मांगते हैं और जब ये बैंक से पैसे लेते हैं ना, जैसे समझो 100 रुपये लेने हैं तो उस पे बैंक को उनको जब मूल राशि रिटर्न करनी होती है उस पे ऊपर ब्याज भी देना होता है। और ये जो ब्याज होता है ना,
ये 6% से ज़्यादा होता है। वो हो सकता है 9% हो, 12% हो। तो ये जो डिफरेंस आता है ना, ये बैंक की कमाई होती है। इसीलिए बैंक आपको आपके डिपॉजिट पे पैसा दे सकते हैं। इसीलिए बैंक जब आप आपके पैसे रिटर्न लेते हो ना, तो उसके ऊपर कुछ ब्याज देती है। शेअर बाजार पण जसे लोकांना पैसे लागतात ना, त्यांचं घर खरेदी करण्यासाठी, अजून काही काम करण्यासाठी, दुकान उभं करायला। दोस्तों, जैसे मुझे, चिंटू के पापा को पैसे की जरूरत लगती है ना, तब हम बैंक से पैसे लेते हैं। उसी तरीके से कंपनियों को भी पैसे की जरूरत लगती है। कभी आपने सोचा है, आपके आसपास जो MIDC एरिया है, वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं। अब इन कंपनियों ने वहाँ पे क्या डाली हुई है? फैक्ट्रीज डाली हुई है ना? तो इन फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्शन होता है, यानी जो सामान बनता है, ओवरऑल उसकी जो बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ती है, सब चीज़ों के लिए पैसे लगता है। अब ये कंपनियां पैसे कैसे जुटाती है? तो जैसे हम बैंक के पास जाते हैं ना, कंपनी भी शेयर मार्केट में आती है और वो बोलते हैं कि हम कुछ पैसे जमा करना चाहते हैं जिससे कुछ डेवलपमेंट की जाए। और फिर शेयर मार्केट में जो रेगुलेटर्स होते हैं उन कंपनियों को अलाउ करते हैं और NSE, BSE जैसे एक्सचेंजेस के थ्रू वो लोगों से पैसा जमा कर पाते हैं। तो आप सब मुझे बताओ कि आज किस किस ने बालों नया कलरची बाटली असते ना, कौन सा तेल लगाया हुआ है? पैराशूट। अच्छा, तो पैराशूट वो जो नीली बॉटल होती है, राइट? ठीक है। किसी को पता है? ये तो पैराशूट नाम हो गया, लेकिन इसकी कंपनी का नाम पता है किसी को? कंपनी का नाम है मारिको। ठीक है, सबने ब्रश किया हुआ है, इसने ब्रश नहीं किया है ना? अच्छा, किया है, ठीक है। तो सबने ब्रश किया, ठीक है। तो त्याची पॅरेंट कंपनी, पालक कंपनी जी आहे तिचं नाव आहे कोलपाट, ठीक आहे। अशा बऱ्याच कंपन्या असतात ज्यांना कधी पण कोणती फॅक्टरी सेटअप करायचं झालं किंवा अजून काही कामं असतील की त्यांना पैशाची गरज लागते। ते पैसे ते शेअर बाजारातून आपल्यासारख्या लोकांकडून घेतात। आणि जसं आता तुम्ही कोणाला पैसे दिले तसे बँकेला, और ये पैसे जो है ना, ये लोगों से मांगते हैं शेयर बाजार में, ठीक है। और फिर जैसे ही लोगों को लगता है कि हाँ यार, पैराशूट तो बढ़िया प्रोडक्ट है, इसकी कंपनी तो अच्छा काम कर सकती है फ्यूचर में, कोलगेट तो बढ़िया प्रोडक्ट है, मैं खुद यूज करता हूँ, इसकी कंपनी भी आगे जाके बढ़िया काम कर सकती है। तब जाके दोस्तों हम उन कंपनी को और पैसा देते हैं ताकि वो और प्लांट लगा पाए, और प्लांट लग जाते हैं, वो और ज़्यादा प्रोडक्शन बनाते हैं और ये सारी चीज़ें जो है बाजार में आती है बेचने के लिए। और जब आप और हम कोलगेट खरीदते हैं, आप और हम पैराशूट खरीदते हैं, तो इन कंपनियों का मुनाफा होता है और उन कंपनियों की ग्रोथ होती है। और जैसे ही मैंने आपको पहले बताया ना कि किसी ने अगर इस कंपनी को पैसे दिए हुए हैं, शेयर बाजार में किसी ने इस कंपनी को पैसे दिए हुए हैं, जैसे ये कंपनी ग्रो करेगी, आपने दिए हुए पैसे भी इन फॉर्म ऑफ शेयर्स ग्रो करते हैं। इस तरीके से शेयर मार्केट चलता है। तो जो बैंक में हम पैसे रखते हैं उसके ऊपर हमको 6% का ब्याज मिलता है। हो सकता है कंपनी शायद 10% से ग्रोथ कर रही है, 15% से 20% से ग्रोथ कर रही है और उसके शेयर प्राइस में भी उतनी ही बढ़ोतरी होती है। तो अगर चिंटू बड़ा होके जब उसके पास में जॉब होगी, पैसे आएंगे, उसमें से कुछ पैसे ऐसी बढ़िया कंपनीज में डालेगा, तो जब कंपनी बड़ी होगी तो चिंटू को उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट होगा और इस तरीके से ओवरऑल स्टॉक मार्केट चलता है। लेकिन एक स्टोरी है जो संतोष सर ने मुझे बताई, तो ये दिल को छू गई। आपको पता है महाराष्ट्र में ना बचत गट रहते हैं, मुझे लगता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में महिलाओं के बचत गट बहुत रहते हैं। तो यहाँ पे भी ना एक लोकल आदिवासी महिला बचत गट है। तो अब इनके पास होंगे ही कितने पैसे, वैसे भी सारे रिमोट एरियाज़ में काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन लेडीज़ ने इस स्कूल को अच्छा खासा डोनेशन दिया। अब आप सोचो, उनको भी पता है कि हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, आगे जाके अगर इनका फ्यूचर डेवलप होगा तो वो थ्रू एजुकेशन ही होगा। आप देख रहे हो स्कूल में एक अच्छी खासी सिलाई मशीन का पूरा क्लास चलता है, साइंस लैबोरेटरीज है। तो मुझे लगता है हर एक टाइप का डोनर जो क्लास होता है ना, वो अपने ओर से जितना हो सके उतनी मदद इन बच्चों के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए कर रहा है। तो हम बोलते हैं ना भाई, किन के लिए ग्लेशियर्स बचा है, पिघलने दो ग्लेशियर्स।
तो ये वो बच्चे हैं जो आज बहुत ज़िद से पढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है ये बहुत दिल को छूने वाली स्टोरी है कि जिनकी आमदनी बहुत कम है उसमें भी वो थोड़ी सी सेविंग कर पाते हैं, उसमें से भी ज़्यादा पार्ट इन्होंने इस स्कूल को डोनेट किया है। तो ये बहुत स्पेशल है। दोस्तों, आज का दिन ना बहुत खास हो गया। बच्चों के साथ में हमने खिलखिला के हंसा, मुस्कुराए, गाने गाए, उनके साथ डांस किया। और ये दोस्तों दिन ना और स्पेशल हो गया क्योंकि 9 अगस्त को रक्षाबंधन भी है, और हर साल 9 अगस्त को पूरी दुनिया में विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है। तो अब बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा को फूल अर्पण करके, उनको नमन करके हम चल पड़े अपने ऑफिस की ओर, प्राइज एक्शन के जंगल में फिर से खोने के लिए। और ना अब दिल में एक नई फुर्ती है। बच्चों वाली वो इनोसेंट मुस्कान को ना मैं समेटते हुए अब इनको विदा कर रहा हूँ। दोस्तों, आज जब ना मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था ना, उन बच्चों से बात कर रहा था, तो बहुत लोगों को मैं पूछ रहा था कि आप क्या करते हो स्कूल छूटने के बाद, आपका कामकाज क्या रहता है, माता पिता क्या करते हैं, बड़े भाई बहन है क्या, वो क्या करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे, क्योंकि जिस स्कूल को हम विजिट करके आए ना दोस्तों, उसमें 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ये आदिवासी है। और सबने यही कहा कि घर में मोस्टली और कुछ चलता नहीं है, खेती बहुत कम लोगों की है, तो जंगल में जाते हैं, लकड़ियाँ काटने का काम चलता है, और उसी के अराउंड कुछ काम रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। और मेरे दोस्त जो नैवेद्य मेरे साथ में आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि देखो चिन्मय, ये जो इकोसिस्टम है ना, इससे इनको अगर बाहर आना है ना, तो एजुकेशन एक इकलौता जरिया है जो अगर अपनाते हैं तो ही ये बाहर आ सकता है। आपने देखा होगा स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, तो ये बस पिछले साल ही बनी है, और यही कॉमन विजन रख के बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे डोनेट किया। हमने देखा कि वहाँ पे एक नई कंप्यूटर लैब आ गई है, सिलाई मशीन का एक नया यूनिट आया हुआ है, लैबोरेटरी है। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे आसपास के तालुका और गांव है जहाँ पे दूर दूर तक ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती, और जिस दिन ऐसी चीज़ें इन स्टूडेंट्स को मिल जाती है जो एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं, और उनको हम एक छोटा सा जरिया बन जाते हैं ना हेल्प करने का, उसमें से कोई एक भी बाहर आ जाता है जो ये इकोसिस्टम क्रैक करके सक्सेसफुल बनता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनता है, तब जाके ना वो लड़का, वो लड़की उस एंटायर विलेज या तालुका का नक्शा बदल देता है। तो मुझे लगता है ये बहुत नेक इनिशिएटिव है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के बाद में आज मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। उनके साथ में बातचीत करने के बाद में, ओवरऑल सारे हंसी मजाक के लम्हे शेयर करने के बाद में मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा, और ये राखी मेरे लिए बहुत यूनिक और स्पेशल हुई। तो मुझे लगता है कि अगर अदर दैन ट्रेडिंग आपको अगर ये इनिशिएटिव अच्छा लगा, क्योंकि ये जनरली चीज़ें जो रहती है ना दोस्तों, ये हमारे एंड पे होते रहती है, अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो इस तरीके के व्लॉग्स जो है ना, मैं आपके साथ में हमेशा शेयर करते रहूँगा, ताकि मुझे लगता है कि अदर दैन ट्रेडिंग जो अपनी कनेक्टिविटी एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन सोसाइटी के लिए है, वो इससे और ज़्यादा अंडरलाइन होती रहेगी। अगर ये एफर्ट, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा क्या स्पेशल रहा, क्या चीज़ें थी जो आपको अच्छी लगी, या फिर कोई और सुझाव है वो भी बताइएगा। और यहाँ से आगे जस्ट बिकॉज 1 मिलियन हो गया है, हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, फिनेंशियल एजुकेशन को बहुत आगे लेके जाना है, और अपने ओर से कुछ भी हेल्प हो सके वो आगे बढ़ानी है। डेफिनेटली अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक टेक केयर।